योगेश आज अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश हैं। सब कुछ है, किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है, धन संपन्नता सब कुछ और ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही है। लेकिन उन्हें एक चीज़ का मलाल है, ये उनका डर है, क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन जब भी वो शीशा देखते हैं, तो कुछ ऐसा उन्हें नज़र आता है अपनी शक्ल के अलावा, जिसके बाद वो शीशा दोबारा देखने की हिम्मत कर नहीं पाते। या यूँ कहें कि कई वर्ष बीत चुके हैं, वो अपने आप को अच्छे से शीशे में देख ही नहीं पाए। अब इस चीज़ का क्या कारण है और ऐसा क्या उनको शीशे में नज़र आता है अपनी शक्ल के अलावा, कि जिसको देखने के बाद उनके पास हिम्मत नहीं बचती कि वो दोबारा से शीशा देख पाएँ। ये किस्सा शुरू होता है इनके बचपन से, जो अभी तक चलता आ रहा है, जिसका हल शायद अभी तक मिला नहीं। लेकिन फिर भी योगेश इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि कभी न कभी इस डर का, इस खौफ का अंत तो होगा। लेकिन वो किस्सा था क्या जिससे ये सब शुरू हुआ? योगेश काफ़ी छोटे थे, लेकिन छोटे होते से उन्होंने 2 बातों को नोटिस किया था। पहली बात ये कि इनके जो दादा-दादी थे, वो इनको इनकी माँ से काफ़ी हद तक दूर रखने की कोशिश करते थे। वो नहीं चाहते थे कि ये अपनी माँ के साए में पले-बढ़े। एक तो ये चीज़ होगी और दूसरी चीज़ जो इनकी माँ थी, वो भी कोई इनके साथ बहुत ज़्यादा लगाव रखती नहीं थी। बावजूद इसके कि ये इनके इकलौते बेटे थे। घर में पिताजी, दादा-दादी से तो बहुत इन्हें प्यार मिलता था, लेकिन माँ से कुछ रिश्ता है ही अलग था इनका। अब ये बातें जब ये छोटे थे तब तो इनकी इतनी समझ में आती नहीं थी कि क्यों इनको दादा-दादी अपनी माँ से दूर रखते हैं, क्यों इनको जो इनकी माँ है वो भी इनको इतना प्रेम नहीं करती। लेकिन एक दिन शायद इन्हें इस चीज़ का जवाब मिला कि इनके दादा-दादी इनको अपनी माँ से दूर क्यों रखते हैं। एक बार ये रात के समय में अपनी दादी के साथ सो रहे थे। जो इनके दादाजी हैं वो शायद किसी काम से बाहर गए होंगे। इनको कुछ आवाज़ें आती हैं कुछ ही दूर, जो इनकी माता-पिता का कमरा था नीचे की तरफ, और कुछ अजीब से तरीके की स्मेल आती है। ये स्मेल, तब तो उस स्मेल का जो ऑरा था वो भांप नहीं पाए कि ये कैसी स्मेल थी, लेकिन अब इनको पता है कि वो कैसी स्मेल थी, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये सोच रहे थे कि इस तरीके की स्मेल इन्हें ज़िंदगी में आज तक नहीं आई और इतनी गंदी स्मेल थी, और कुछ-कुछ कमरे में धुआँ भी था। इन्होंने शायद एक गलती की कि इन्होंने अपनी दादी को उठाया नहीं। ये उठते हैं और उस कमरे की तरफ जाना शुरू करते हैं, इनके माँ-बाप के कमरे की तरफ, जहाँ से कुछ अजीब से तरीके की आवाज़ें आ रही थी। कुछ इतनी खतरनाक आवाज़ें कि जैसे-जैसे कि उस कमरे में जाते जा रहे थे, इनका दिल ही बैठे जा रहा था, लेकिन फिर भी ये जा रहे थे। जब ये एक, जो जिसे कहते हैं सुराग सा होता छोटा सा कमरे में, वहां से देखते हैं तो इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि ये देखते हैं कि जो इनके पिताजी हैं वो एक तरह से हवा में लेविटेट कर रहे थे, जैसे किसी ने उनको गले से पकड़ा हुआ है लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा। वहीं दूसरी ओर इनकी माँ इनके बिल्कुल पिता के सामने बैठी हुई है और बीच में कुछ हवन कुंड जैसा कुछ आग जल रही है, जिससे वो धुआं निकल रहा था। शायद वो स्मेल भी वहां से ही निकल रही थी। इनके पिता तड़फे जा रहे हैं, इनके पिता तिलमिलाए जा रहे हैं, और वही दूसरी तरफ इनकी माँ की हंसने की आवाज आ रही थी। अब ये अचानक से देखते हैं कि इनकी माँ इनकी तरफ घूम के देखती है काफी खतरनाक तरीके से। लेकिन जो भी वो होती है औरत, कम से कम उस समय तक इनकी माँ नहीं होती। वो जब देखते हैं तो इनकी माँ इनकी तरफ देख के अजीब से तरीके से मुंह खोलती है, और वो आंखें बड़े ही खौफनाक तरीके से चमक रही थी। ये तो बस भागे जाते हैं और अपनी दादी के पास जाकर दुबक के सो जाते हैं। अब शायद इस चीज का किसी ने जवाब दिया ना हो इनको, लेकिन इनको जवाब मिल चुका था कि क्यों इनको इनकी माँ से दूर रखा जाता है। लेकिन सवाल और भी खड़े हो चुके थे कि इनके पिता के साथ ऐसा कर कौन रहा था, और जो वो माँ, जो तो पूरी साक्षात प्रेतनी लग रही थी उस दिन, क्या सच में वो इनकी माँ है या सच में वो प्रेतनी थी और सिर्फ माँ का नाटक किया जा रहा था। इनको इनकी उम्र तब उतनी थी नहीं कि इस चीज को समझ सकें। अब इनकी दादा दादी से बात तो हुई होगी, तो इनके दादा दादी ने डिसाइड किया कि इनको बोर्डिंग स्कूल में भेजा जाए। घर से, जैसा मैंने कहा, कि आज भी संपन्न है और पहले से भी संपन्न थे, बहुत संपन्न थे। अब कहीं ना कहीं शायद इनके दादा दादी और इनके पिताजी भी इस चीज को लेकर मुत्तमिन थे
कि कम से कम इसकी माँ का साया अब इस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हॉस्टल में, बोर्डिंग में जो तकरीबन साल के तो जितने भी दिन होते हैं, मोस्ट ऑफ द डेज अभी बच्चे जो होते हैं वो हॉस्टल में रहते हैं। और कई स्कूलों में ऐसा भी प्रावधान होता है कि छुट्टी में अगर बच्चा ना भी आना चाहे तो वहाँ पर उनके रुकने का प्रावधान किया जाता है, और ये इनके साथ भी ऐसा ही किया जाता था। ये बहुत कम समय होता था जब ये रुकते थे। एक बार ऐसी स्थिति आई, इनको आना पड़ा, क्योंकि जब इनको पता चला तो इनकी तो खुशी की सीमा रही नहीं कि ये इनका भाई या बहन आने वाला है। इनकी माँ प्रेग्नेंट थी। अब जब डिलीवरी की तारीख नज़दीक आती जा रही थी तो इनको भी पता था कि भाई बहुत जल्दी ही इनको भाई या बहन मिलेगा, खेलने को मिलेगा। ये काफ़ी अनजान थे, इनको नहीं पता था कि ये तो हॉस्टल में रह रहे हैं, और जब बच्चा होगा पहले तो वो बड़ा होगा, और जब बड़ा होगा ये और बड़े हो जाएंगे, और तब का क्या माहौल होगा। लेकिन एक बच्चे की ख्वाहिश है, उस पर क्या कहा जा सकता है। अब जब डिलीवरी को कुछ दिन बचे थे तो ये अपने घर में जाते हैं, और जो डिलीवरी थी वो घर में हो रही थी। जैसा कि मैंने कहा कि गांव का माहौल था, हॉस्पिटल जो है वो लेकर नहीं जाया गया, बावजूद इसके कि ये समर्था रखते थे। क्या कोई कारण था? शायद। ये कहते हैं कि मुझे अब वो कारण का पता लगता है। बच्चा होता है, बच्चा मरा हुआ निकलता है। बच्चे को जब लेके जाया जा रहा था तो उसको, उसकी थोड़ी सी शक्ल पर इनकी नजर पड़ी, और ये तो डर के मारे इनकी टांगे कांपने लगी, क्योंकि वो बच्चे की शक्ल किसी प्रेत से कम नहीं थी। इतना बिगड़ा हुआ चेहरा एक छोटे से बच्चे का। जैसे ही वो बच्चा मरता है, एक तो उस बच्चे के मरने का दुख तो सबको होता है, लेकिन एक अजीब से तरीके का डर वो भी सारे के सारे घर में फैला हुआ था। इनकी माँ आज पहली बार शायद ये महसूस कर पा रहे थे कि इनको काफी करुणा से देख रही है। क्या बच्चे के मरने के बाद अब इनकी ममता जाग चुकी इनके लिए? ये ऐसा मानते नहीं थे। ये वापस अपने स्कूल में चलते हैं, और दिन बीतते जाते हैं, दिन बीतते जाते हैं, लेकिन एक बार इनको एक फोन आता है। आज ये फोन किसी खुशी का फोन नहीं था। इनको पता लगता है कि इनके दादा दादी जी चल बसे, दोनों एक साथ। एक एक्सीडेंट हुआ जिनमें दोनों की मौत हो गई। अब तो इनको घर में वापस आना ही पड़ेगा। ये घर वापस जाते हैं, सारे क्रियाक्रम करते हैं, सब कुछ, जो भी गेस्ट आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, सबको डील करते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे वैसे वैसे जो गेस्ट की कमी होनी शुरू होगी, मतलब आने जाने वालों की भी जो तादाद कम होने लगी। अब ये लगभग लगभग अपने घर में 3 जाने थे, ये, इनके माँ और इनके बाप। ये आज हैरान बहुत थे, काफ़ी ज़्यादा हैरान थे इस चीज़ को लेकर कि इनकी माँ का जो नज़रिया है अब इनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। वो इनसे बात करना चाहती है, वो इनको गले लगाना चाहती है, लेकिन ये तो अपनी माँ से दूर रहने के आदी तो हो चुके थे। फिर भी इनको हैरानी थी। आमतौर पर बच्चों को हैरानी तो तब होती है ना जब उनकी माँ उनसे नाराज़ होती है, उनसे बोलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल उल्टा हो रहा था इनके लिए। कुछ सवाल अभी भी बने हुए थे, लेकिन शायद अब ये उन सवालों के जवाब चाहते नहीं थे। अब कुछ दिन बीतते हैं तो एक बार ये खड़े होते हैं अपने घर के, जो इनका रूम होता है फर्स्ट फ्लोर में, उसके बाहर एक बहुत बड़ी बालकोनी होती है विदाउट टेरेस। और ये खड़े होते हैं तो इनको एक बड़ी अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, एक जानवर की आवाज़, जो मुताबिक इनके कि शायद वो भेड़िया था। अब ये काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कभी भी इन्होंने ऐसा नहीं सुना था कि गाँव में भेड़िए भी होते हैं। होते होंगे, कई गाँव में होते होंगे, लेकिन जिस इलाके में इनका गाँव है उस इलाके में भेड़िए जैसा जानवर पाया ही नहीं जाता। अभी ये इस चीज़ को सोच ही रहे थे, इस चीज़ के बारे में कि ऐसा हो कैसे सकता है। अचानक से इनको अपने घर की छत पर अजीब से आवाज़ आती है, जैसे कोई छत पर चढ़कर पैर को छत पर मारे जा रहा है। अब एक नॉर्मल जो इंसान होगा वो कितना तेज से मार सकेगा, लेकिन जो ये आवाज़ थी, ना ही सिर्फ वो आवाज़ थी बल्कि ये कंपन भी कर रही थी। कंपन कर रही थी पूरे घर में, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि हाथी पैर को मार रहा है। दम दम। ये डरते हैं पहले, इनको इस चीज़ को सोच रहे थे कि ऐसा हो कैसे सकता है, लेकिन अचानक से जब ये देखते हैं कि अंदर की तरफ, ये बाहर खड़े थे, अंदर की तरफ एक परछाई है जो इनके बिल्कुल करीब आती है, और बीच में सिर्फ एक शीशे की दीवार थी। वो अपने नाखून से शीशे को रगड़ती है। बस ये इससे ज़्यादा बर्दाश्त कर नहीं सकते थे, और ये बेहोश होके वहीं पर गिर जाते हैं।
अब जब इनकी जाग खुलती है, जब ये होश में आते हैं, तो सुबह का समय हो गया होता है, जैसे कल तकरीबन शाम या रात का समय था। ये देखते हैं कि ये अपने बिस्तर पर पड़े हुए हैं, बड़े ही आराम से, मतलब कंबल है ऊपर, सर्दियाँ शुरू हो चुकी थी। और ये नीचे उतरते हैं, नीचे उतर के देखते हैं कि इनकी माँ अपना काम कर रही है, इनके पिताजी अपना काम कर रहे हैं, इनकी तरफ देख के मुस्कुराते हैं कि सब कुछ बात बात करते हैं नॉर्मल, जैसे गुड मॉर्निंग वगैरह। इनको इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है कि कल मैं रात को बेहोश हो चुका था, और इसके अलावा जो मेरा हाल था, आज मैं सुबह उठा हूँ, इतने प्यार से मुझे किसी ने बिस्तर पर कैसे लेटाया? वो तो यहाँ माँ होंगे, यहाँ बाप होगा, पिता हो गया। तो ये तो दोनों इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि इनको कुछ पता ही नहीं। खैर, कुछ अजीब सी हरकतों से तो इनका पाला पड़ना शुरू हो ही चुका था, और ये इस चीज़ को आई गई कर देते हैं। क्या इन्हें ऐसा करना चाहिए था? नहीं, इन्हें पूछना चाहिए था अपने पिता से कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन वो तो ऐसे थे कि जैसे तो उनको कुछ इस बात का पता ही नहीं है। अब उस दिन इनके पिता कहते हैं कि खेतों में राउंड लाने चलें। ये खुश हो जाते हैं कि भई एक गाँव में रहने वाला लड़का जो गाँव में बेसिकली रह ही नहीं रहा, तो हम खेतों में चलेंगे। अब ये अपने खेतों की तरफ जाना शुरू करते हैं, और इनके खेत बहुत बड़े थे, बहुत बड़े खेत थे। अपने गाँव में या कह सकते हैं कि सबसे अमीर घर इनका एक था। ये खेतों में जाते हैं, सारा दिन ये खेतों में घूमते हैं, अलग-अलग तरह की फसलें, अलग-अलग तरह की सब्जियाँ, फल, सब कुछ देखते हैं। काफ़ी खुश होते हैं, माइंड इनका रिलैक्स होता है। बीच-बीच में पूछने की कोशिश तो करते हैं अपने पिता से कि कल रात को मेरे साथ कुछ हुआ, इसके बारे में आपको सच में कुछ नहीं पता। लेकिन फिर ये रहने देते हैं कि माहौल शायद नहीं है पूछने वाला। अभी कुछ ही दिन पहले दादा-दादी गए हैं, शायद मुझे उस तरीके से जवाब मिले नहीं, फिर किसी दिन मैं इस चीज़ के बारे में पूछूँगा। अब ये जब वापस जाना शुरू करते हैं, तो तब तक शाम हो चुकी थी। अब इनका जो खेत खलियान थे, वो सारे अंधकार में डूब चुके थे। ये गाड़ी की तरफ जाते हैं। गाड़ी में जैसे ही बैठते हैं, ये एक चीज़ नोटिस करते हैं कि चरी होती है, जो फसलों व पशुओं के खाने का जो चारा होता है, वो काफ़ी ऊँची होती है। उस चरी के बीच में एक काफ़ी बड़ा साया, जो गर्दन को टेढ़ा करे कर खड़ा हुआ। इनको काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, और सबसे बड़ी अजीब चीज़ या सबसे डरावनी चीज़, आज इनका पाला दूसरी बार एक ऐसी चीज़ से पड़ रहा था, जिनको इन्होंने काफ़ी समय पहले अपने बचपन में देखा था। वो चमकती हुई आँखें उस परछाई की। क्या आपको याद है कि सबसे पहले इन्होंने कब देखी थी वो आँखें? कमेंट में बताइएगा। ये वही आँखों को दोबारा से जब देखते हैं, तो डर से कँपकँपाने लगते हैं। इनके पिता गाड़ी में बैठते हैं, ये अपने पिता, शायद वो भी नोटिस कर रहे थे, वो परछाई देख के उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनका हाथ पकड़ते हैं और जल्दी से गाड़ी भगाते हैं। अब ये गाड़ी उस कच्चे रास्ते से भगाई जा रहे थे सड़क की तरफ। ये देखे जा रहे थे कि वो जो परछाई है, ना ही सिर्फ इनका पीछा कर रही है, बल्कि वो बड़ी भी होती जा रही है। अब एक टी पॉइंट आता है, जिसमें वो लेफ्ट की तरफ मुड़ते हैं, जहाँ से मेन रोड होती है। जैसे ही वो सड़क की तरफ आते हैं, और वो परछाई गायब हो जाती है। ये इतना डर चुके थे, इतना सदमे में थे, इतने सकते में थे कि सारे रास्ते अपने पिता से कोई बात नहीं करते। इनके पिता का हाल भी शायद वही था। अब ये जब घर में जाते हैं, घर में जाके इनके पिताजी कवर अप करने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं था, बस वैसी कोई होगी चीज़, कोई जानवर की परछाई होगी। पता शायद उन्हें भी था कि जानवर की परछाई मानी जा सकती है, लेकिन क्या कभी परछाई की आँखें होती हैं, और वो भी चमकदार? नहीं। आज इनको इस चीज़ का गुस्सा भी था कि शायद आज इनके पिता इस बारे में बात कर देते, लेकिन उन्होंने की नहीं। वो भी करना चाहते थे, लेकिन वो इतना डर चुके थे कि बस अपने कमरे में जाते हैं, और रात जैसे-तैसे गुज़र जाती है। इनकी माँ इनको सँभालने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करते। बस ये अपने कमरे में जाते हैं, और सारी रात इसके बारे में सोचते रहते हैं कि ये मेरे घर में हो क्या रहा है, और फ्लैशबैक्स कि मेरी माँ, वो जो रूप मैंने अपनी माँ का देखा था, और वो आँखें, आप समझ ही गए होंगे। फिर भी अगली सुबह होती है, ये देखते हैं कि इनके पिता फिर बिल्कुल नॉर्मल, कि जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं होता। आज फिर ये कहते हैं कि हम खेतों की तरफ चलेंगे, लेकिन दिमाग में एक बात थी कि भाई शाम होने से पहले-पहले वापस आ जाएँगे। अब ये अपने खेतों की तरफ जाते हैं, एक हिस्सा जो इनके खेत का होता है, जहाँ पर अभी कोई फसल उगी नहीं होती, जब दोपहर का समय हो चुका होता है, उस हिस्से को क्रॉस करते हैं। लेकिन जब वो वापस आते हैं,
तो वो एक बड़ी चीज को नोटिस करते हैं। पहली चीज कि एक वहां पर जानवर मरा हुआ था। जो जानवर इनको भेड़िए जैसा लग रहा था, अब ये काफी ज्यादा उसको देख के हैरान होते हैं, क्योंकि इनके इलाके में, जैसे मैंने कहा, कि भेड़िया तो होता ही नहीं है। ये अपने पिता से बात करते हैं और पिता कहते हैं भाई किसी जानवर ने मार मूर दिया होगा, उस पर दांतों के निशान थे। लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते हैं कि पिताजी भेड़िया है, बकरी नहीं है। अगर किसी जानवर ने इसको मारा भी होगा तो कम से कम इससे बड़ा जानवर तो चाहिए ना। और इससे बड़ा जानवर क्या हो सकता है आपको पता ही है। वो या तो शेर होगा या तो चीता होगा, और ऐसे जानवर हमारे इलाके में पाए ही नहीं जाते। वो गंध अब इनको फिर से आने लगती है, वही गंध जो इन्होंने काफी साल पहले सूंघी थी, और इतनी बुरी और इतनी बेकार और इतनी ज्यादा डिप्रेस करने वाली गंध थी। वो देखते हैं कि वो गंध किस तरफ से आ रही है। अब जब वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि खेत के बीच में एक गटर नुमा चीज है, जो गटर का ढक्कन होता है ना, वैसी। ये तो देख के हैरान रह जाते हैं, और इनके पिताजी भी, कि ऐसा कैसे हो सकता भाई, खेत में कैसे गटर आ गया। ये अपने पिता की तरफ इशारा करते हैं कि ये कहां से आ गया। वो भी इस चीज को लेकर हैरान थे कि अभी कुछ ही समय पहले तो हम यहां से गए हैं, वहां तो तब ना जानवर था ना गटर था, उसका ढक्कन। अब वापसी में ना दूर से इनको कोई इंसान नजर आ रहा था। कौन हो सकता है जो इसको वहां पे रखेगा। पर अब ये गटर को उठाना शुरू करते हैं, उस ढक्कन को उठाना शुरू करते हैं, और इतने में ही मौसम अचानक से तब्दील होता है। जहां पर दोपहर के समय में सूरज चमक रहा था, वहां पर काली घटा छा जाती है। ये यूं कहें कि दिन से फिर रात हो जाती है। हल्की हल्की बूंदाबांदी में ये उस गटर को खोलने की कोशिश कर रहे थे, उसका ढक्कन उठाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही उसका ढक्कन उठाते हैं और वो बदबू एकदम से तेज होती है, और इनको नजर आती हैं अपनी जिंदगी में तीसरी बार वो चमकती हुई आंखें, घुर्राने की आवाज, किसी जानवर की नहीं, किसी हैवान की, जो उस गटर की गहराइयों से इनकी तरफ आता जा रहा था। ये जल्दी से उसके ढक्कन को फिर ऊपर रखते हैं और भागते हैं दोनों। फिर दोनों भागते हैं, घर में जाते हैं। आज भी ये अपने पिता से किसी तरीके की बात नहीं करते, लेकिन इनके पिता इनके पीछे पीछे इनके रूम में आते हैं। वो कहते हैं कि बस आज बहुत हो गया बेटा, तू अपना सामान पैक कर और जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है, यहां से निकल। इनके पिता डरे हुए तो रहते थे, इनके पिता परेशान तो रहते थे, लेकिन आज तक भी इस तरीके की, इस लेवल की परेशानी कभी इन्होंने अपने पिता के मुंह पे देखी नहीं थी। वो समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन आज इनको इनके सवालों के जवाब तो मिलने वाले थे कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। क्या कुछ ऐसा है जिसका रिश्ता मेरी माँ से है? क्या कुछ ऐसा है जो गलत हुआ जिसके बारे में मुझे पता नहीं? इनके पिता कहते हैं, जब ये बात बोलते हैं तो फिर ये भी कहते हैं कि पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए पिताजी, मुझे बताइए कि सब कुछ ये चल क्या रहा है। और आज इनके पिता की हिम्मत शायद जवाब दे चुकी थी, क्योंकि उनको शायद लगने लगा था कि कहीं ना कहीं अब मेरे जो बच्चा है, इकलौता बच्चा, उसकी भी जिंदगी अब सलामत नहीं है यहाँ पे। तो बेहतर यही होगा कि उसको यहाँ से लेकर जाया जाए। अब वो बताना शुरू करते हैं कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना बेटा, तो हमारी कोई इतनी, आज इनकी 90 एकड़ जमीन है। तब हमारी जमीन कुछ 4-5 एकड़ के आसपास थी। ठीक ठाक परिवार था, गुजारा मुश्किल से होता था लेकिन हो जाता था। फिर मेरी शादी हुई। शादी के बाद तो तेरी माँ जैसे लक्ष्मी का रूप धारण करके हमारे घर में आई। दिनों दिन हमारी तकदीर जो है वो बदलनी शुरू हो गई। 4-5 एकड़ से 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़, 90 एकड़ जमीन। इस गांव के सबसे अमीर आदमी है, ना ही सिर्फ आज बल्कि बरसों से। लेकिन जिस औरत को मैं, मेरी माँ, मेरा बाप लक्ष्मी तुल्य समझते थे, वो लक्ष्मी नहीं थी। वो तो ऐसा काम कर रही थी जिसकी वजह से घर में धन संपत्ता तो आ रही थी, लेकिन साथ की साथ में ऐसा रेत, ऐसा हैवान आ रहा था जिसके बारे में कभी हमने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी माँ ऐसा कुछ कर सकती है। दरअसल उसने सिद्धि की थी एक खबीज की। खबीज उसकी डिमांड को तो पूरी कर रहा था, उसको धन दे रहा था, संपत्ता दे रहा था, लेकिन खबीज की भी एक मांग थी। वो चाहता था कि उसको एक शरीर मिले
जिसमें वो वास कर सके और हर एक उल्टा काम कर सके। कुछ देर वो खबीस तेरी माँ के शरीर में था। अब इनको वो याद आ रहा था जब इन्होंने वो रूप देखा। वो इनकी माँ का रूप तो था ही ना, वो तो था एक प्रेतनी या फिर एक खबीस। लेकिन उसके बाद उसने कोशिश की कि वो हमारे बच्चे के रूप में जन्म ले, लेकिन शायद वो बच्चा, तुम्हें याद है ना, तुम्हारा भाई पैदा होते ही मर गया। वो शायद उस कबीस की शक्ति को सहन नहीं कर पाया और उसी समय के बाद वो तेरी माँ के शरीर में से भी निकल गया और वो अब तेरे पीछे है। इतने सालों में वो तेरे पीछे पड़ा नहीं। हमने तो तेरी माँ को इसी वजह से दूर रखा। तेरी माँ को आभास हुआ इस चीज का कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जब तक वो खबीस उसके शरीर में था तब तक तो उसको तेरी किसी की कोई परवाह नहीं, लेकिन बाद में वो सुधरी, लेकिन देर बहुत हो चुकी थी। फिर हमने कोशिश शुरू की उसको खबीस को अपने घर से दूर रखने की। हमने तांत्रिक से बात की, बड़े से बड़ा तांत्रिक बुलाया। उस तांत्रिक ने अनुष्ठान किए। अनुष्ठान करने के बाद उसने कहा कि इसको सालों लगेंगे और कुछ सालों बाद उसने एक नारियल नुमा चीज दी थी और उसने कहा था कि जो ये नारियल है इसको जल में प्रवाह करना है कुछ सालों बाद, जिसकी मियाद कुछ ही समय पहले खत्म हुई है। और हाँ, एक बात, जब इस नारियल को प्रवाह करने जाओगे, जो काफी घर से दूर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पास वाली नहर में कर दिया। एक बात का ध्यान रखना है कि घर में किसी दूसरे शख्स को पता नहीं होना चाहिए कि हम ये काम करने जा रहे हैं। बस चलते फिरते अब हम घर से निकलने लगे, चलो चलते चलते उस नारियल को पकड़ा, अपने साथ रखा और चल दिए। अगर ऐसा ना हुआ तो कुछ बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है और वो हुई भी, क्योंकि जिस दिन तेरे दादा दादी ये सब कुछ करने जा रहे थे, ना ही उनको याद था और ना ही मुझको याद रहा इस बात का। वो जाते जाते कह के जा रहे थे कि बस आज इम्बला को अपने घर से हमेशा के लिए दूर लेके जा रहे हैं, हम ये नारियल को परवाने जा रहे हैं। और रास्ते में ही अनहोनी घटी। तेरी माँ, तेरी दादी और तेरा दादा चल बसे। लोगों की नजरों में वो बेटा एक्सीडेंट है, लेकिन हमारी नजर में वो एक हत्या है, उस खबीस के द्वारा की गई हत्या। अब तक वो हमारे घर के 3 जीवों को मार चुका है बेटा, तेरे दादा दादी और तेरा नवजात भाई। अब उसको एक शरीर चाहिए, जवान शरीर। लगता है वो तेरे पीछे है। मैं नहीं चाहता कि तू उस चीज को लेकर तू उस चीज में पड़े और जल्दी से तू भाई निकल, यहां से निकल जा। आज इतने सालों बाद जो इनका प्यार था अपनी माँ के लिए उमड़ चुका था। इनकी माँ ने गलती तो की, लेकिन जब इनको ये बात का पता लगा कि उनको पछतावा है, वो भी तो मेरे से उतना ही प्यार करती हैं जितना मैं उनसे करता हूँ, ढका छुपाई से। वो चाहते थे कि अपनी माँ के गले लग के रोएं। ऐसा ही किया जाता है, लेकिन अब इनको जाना था। बड़े दुखी मन से ये जा रहे थे। पहले कभी भी ये घर से जब वापस जाते तो इनका मन भारी नहीं होता था, क्योंकि इनको अपनी माँ, जब ये माँ से बिछुड़ते थे तो उसका दुख नहीं होता था। लेकिन आज इनको अपनी माँ से बिछुड़ने का काफी ज्यादा दुख है। जब ये जाते जा रहे थे अपने घर से तो भारी मन था इनका। क्या आज हालात सुधरे हैं? बकौल इनके कि शायद किसी ना किसी वजह से कुछ हद तक वो खबीस मेरे से दूर है, लेकिन इतने भी नहीं। जब ये अपने हॉस्टल में गए तो वही शीशे में इनको चमकती हुई आंखें दिखाई देती थी। ये डर जाते थे। इसका इन्होंने सोल्यूशन भी लगाया कि एक साथ में ही मंदिर था जहां पर एक कमरा था, इन्होंने वो कमरा ही ले लिया कि उस कमरे में सोते थे। तब इनको कुछ भी कोई समस्या नहीं आती थी। लेकिन उसके बाद कॉलेज छोड़ना पड़ा, जब डिग्री पूरी होने के बाद अपने घर आना पड़ा। शहर में इन्होंने घर लिया, गांव में तो नहीं जाते, लेकिन वो आंखें आज भी इनको उस शीशे में नजर आती हैं। वो खबीस की आंखें, वो प्रेत की आंखें। ये सोचते हैं कि ना जाने कब इससे पाला छूटेगा। आई होप जल्दी छूटे। अब ये किस्सा, जैसे मैंने कहा था, कुछ डिस्कशन करेंगे। मैंने काफ़ी पॉपुलर पॉडकास्ट में इस किस्से को डिस्कस किया था और कुछ मुझे मैसेजेस आ रहे थे, काफ़ी दिनों से मैं इग्नोर कर रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब इसको अपनी जो
आर्काइव हैं वीडियो के उसमें डाला जाए। वो कह रहे थे कि भाई हम तो आपके नरेशन में इसको सुनना चाहते हैं, वो तो आपने डिस्कस किया था प्लस में पॉडकास्ट में, और इंटरप्शन होती है पॉडकास्ट में आपको पता ही है, लेकिन हम इसको ऑन द गो वन गो में सुनना चाहते हैं आपके जुबान से, आपकी जुबानी दोबारा। तो इसलिए मैंने उन भाइयों के लिए, उन व्यूअर्स के लिए ये जो किस्सा है उसको नरेट किया है। तो भाई जिन्होंने पहले सुना उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी कि मैं इसको रिपीट कर चुका हूँ, लेकिन अगर दोबारा सुनेंगे तो अच्छा आई थिंक लगेगा। कुछ तरीके से, अपने तरीके से मैंने जो सोलो स्टोरीज होती है उसमें जैसे मैं यूज़ करता हूँ बोल नरेशन का स्टाइल, उसमें शायद आपको अच्छा लगा। और अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक करना मत भूलिएगा, साथ के साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसका मैं आपको प्रूफ दूंगा आज वीडियो के एंड में कि क्यों मुझे बार बार बोलना पड़ता है। एक तो मैं पहले भी दे चुका हूँ, एक और दूंगा, तो भाई जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। अगला किस्सा जो है वो पहाड़ी एक राज्य का किस्सा है, हिमाचल का किस्सा है। और भाई ने मुझे कहा है कि भाई नाम ना लेना, जगह का नाम ले लेना, और ये जगह पालमपुर के आसपास की जगह। एक ऐसा किस्सा जो इनके साथ काफ़ी अजीब तरीके से हुआ और ये बताते हैं। अब थोड़ा सा कुछ दिनों से मैं टाइम नहीं दे पा रहा सही तरीके से, और उसकी वजह से आई एम रियली सॉरी कि अगर कुछ किस्से में भाई थोड़ा सा ऊपर नीच ऊंच नीच हो जाए। तो ये बता रहे हैं कि ये अपने गांव में रहते हैं, पालमपुर में रहते थे, अब तो ये स्टडी कर रहे हैं किसी दूसरी जगह पे। लेकिन जब ये अपने गांव में रहते थे तो इनको किसी काम के लिए अपने जो गांव है वहां पर दूसरी जगह पे जाना पड़ा। तो इनका एक रास्ता था जो नॉर्मल रास्ता था, और एक शॉर्टकट रास्ता था जो तकरीबन जंगल से होकर गुजरता था। इनके साथ इनका दोस्त भी था। अब इनका दोस्त जो है वो इस शॉर्टकट रास्ते से दोनों जाते हैं। लेकिन जब ये वापिस आते हैं तो कुछ ऐसा घटता है जिसके बारे में इन्होंने ज़िंदगी में भी कभी सोचा नहीं था। ऐसा क्या घटा? जब ये वापिस आ रहे थे ना, तो शाम का समय हो चुका था, और जब ये जंगल के उस हिस्से से निकल रहे थे तो ये देखते हैं कि वहाँ पर 5 कुत्ते के बच्चे हैं, जो ऑलमोस्ट नवजात ही हैं। ये देख के काफ़ी हैरान होते हैं कि ये सिर्फ़ 5 बच्चे यहाँ पे कर क्या रहे हैं? भाई अब जंगल है, जानवर तो होंगे, लेकिन इतने नवजात बच्चों के आसपास इनकी माँ तो होनी ही चाहिए ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि इनकी माँ इनके साथ ना हो? भाई इतने इस हालत में तो भाई अगर कुत्तों के आसपास कोई भटक भी जाए तो जो बच्चे कुत्तों की माँ होती है, वो वर्ड मैं नहीं बोलना चाहता, अजीब लगता है, वो तो भाई टांग फाड़ देती है, बड़ा बुरा हाल करती है। लेकिन फिर भी ये उसको देखते हैं, थोड़ा सा पुचकारते हैं और आगे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। इनके जो जंगल का एरिया खत्म होता है ना, वहाँ एक छोटा सा पुल है और एक साथ में मंदिर है। इनको थोड़ी सी बात अजीब लगती थी कि भाई ये मंदिर पुल के पास ही क्यों है। आज इस बात का इनको पता लगने लगा था। जब ये उस जंगल को क्रॉस करके उस पुल की तरफ जाते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि 5 कुत्ते के बच्चे वहां पर भी हैं, लेकिन वो पहले से काफी बड़े हैं। इतने बड़े कि वो चल फिर भी सकते हैं और भौंक भी सकते हैं। वो इनकी तरफ देखकर भौंकना शुरू कर देते हैं। ये काफी ज्यादा हैरान होते हैं। ये अपने आगे पीछे देखते हैं कि भाई हमारे पे आगे पीछे कोई है तो नहीं, लेकिन कोई होता नहीं है। जो ये स्टोरी बता रहे हैं ये तो पहले से डरे हुए थे। क्या उन कुत्ते के बच्चों को देखकर नहीं, वो तो एक हिस्सा था। उससे पहले इन्होंने एक पेड़ के पास, जो इनका दोस्त था, उस जब वो चल रहा था इनके आगे आगे, एक पेड़ के पास एक सफेद कलर का साया देखा था। इन्होंने पलक झपकी और जब दोबारा देखा तो वो वहां पर था नहीं। इनको लगा कि वहम है। ये पूछना चाहते थे अपने दोस्त से, लेकिन ये डर चुके थे। ये और भी ज्यादा डर चुके थे, क्योंकि जब भी वो कुत्ते अपने देख रहे थे और वो कुत्ते इनकी तरफ देख के भौंकी जा रहे थे। ये किसी तरीके से उन कुत्तों के आगे की तरफ जाते हैं, और इन्होंने एक जगह पे स्कूटी लगा के रखी थी, क्योंकि आगे का जो इलाका था वो जंगल का था, वहां से तो स्कूटी से जाया नहीं जा सकता था। तो वो स्कूटी पर बैठते हैं और चल देते हैं। अब इनका दोस्त कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें जल्दी चलने के लिए क्यों कह रहा था? क्योंकि सारे रास्ते में ना वो बार बार कह रहा था कि जल्दी चल जल्दी चल। तो ये पूछते हैं कि नहीं भाई मुझे नहीं पता। तो वो कहता है कि मुझे वहां पर एक परछाई नजर आई, सफेद कलर की। अब इनको इस चीज का आभास हो चुका था कि जो इन्होंने देखा वो इनका वहम नहीं था, वो सच में कोई परछाई थी, जो इन्होंने भी देखी, इनके दोस्त ने भी देखी। हाँ, उन्होंने समझदारी ये दिखाई कि उन्होंने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया, क्योंकि जब इन चीज़ों से हम डर जाते हैं तो फिर असली खेल शुरू होता है खेल प्रेत का। खैर, अब ये अपने घर में वापस आते हैं, इनका दोस्त इनके घर वापस जाता है।
कुछ दिन बाद ये पता करने की कोशिश करते हैं अपने दोस्त से हालचाल, लेकिन वो कहता है कि उसकी जो तबीयत है वो काफ़ी ख़राब रही। इनको बीच-बीच में स्लीप पैरालिसिस भी होता रहा और फिर एक सपना आता है, जिसके बाद तो इन दोनों ने तौबा कर दी कि ज़िंदगी में कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरेंगे। क्योंकि ये इनका जो दोस्त है वो कहता है कि मुझे सपना क्या आया कि एक परछाई वैसी ही सफ़ेद कलर की मेरे पास आती है जहाँ पर मैं लेटा हूँ। वो मुझे कहती है कि अगर तुम उस रास्ते से दोबारा गए तो तुम्हारे टुकड़े करके जो वो कुत्ते हैं ना उनको ही खिला दूंगा। क्या था वो, कोई प्रेत, कोई छलावा, ये तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने कभी भी दोबारा जिंदगी में वो रास्ता इख्तियार नहीं किया। अब उनको शायद इस बात का पता लग भी चुका होगा कि मंदिर वहां पर क्यों बना हुआ है। छोटा सा किस्सा था, लेकिन भाई जिंदगी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो कोशिश कीजिए कि थोड़े से लंबे रास्ते जो होते हैं उनको इख्तियार कर लीजिए, और ऐसे रास्तों के बारे में जिसके बारे में आपको पता ना हो वैसे रास्तों से आप मत जाया कीजिए, तो अच्छा रहेगा। आई होप ये किस्सा आप सबको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, साथ के साथ ही शेयर जरूर कर दीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। ये किस्सा जो है वो जितना अजीब है उतना ही मार्मिक भी है, कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारा ख्याल रखती हैं या फिर ख्याल रखने के बहाने हमारा कुछ अहित करना चाहती है। आज का किस्सा ऐसा ही है। तानवी और अरिहंत एक नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। वो अपना दूसरा शहर छोड़ चुके थे। छोड़ने का कारण तो बेसिकली ये था कि उनके पिताजी की बदली हुई है, लेकिन कुछ ऐसी दर्दनाक यादें थी जिसकी वजह से उनको वो घर छोड़ना पड़ रहा था। वो शहर छोड़कर वो खुश थे, दुखी नहीं थे। ऐसा भी क्या था। अब ये नए घर में शिफ्ट हो रहे थे, तानवी, अरिहंत और इनके पिता। कोई मिसिंग था? जी हाँ, इनकी माँ मिसिंग थी। और ऐसा नहीं है कि कोई इनके पिता का इनकी माँ से तलाक हुआ या कुछ हुआ, वो इस दुनिया में नहीं रही थी। अभी ये इतने बड़े भी नहीं हुए थे कि इस दर्द को सह सके, लेकिन फिर भी जिंदगी है, जीनी तो पड़ती ही है ना भाई। अब धीरे धीरे जिंदगी को चलाने के लिए जब इन्होंने शहर छोड़ा तो इनके पिता को भी इस चीज़ की उम्मीद थी कि घर की यादों से बाहर निकलेंगे। शहर में जहाँ जब ये अपनी माँ के साथ जाते थे दोबारा से उन रास्तों की तरफ जाएंगे तो दुख तो होता ही है। लेकिन इस नए घर में कोई इनका इंतजार कर रहा था या थी ये तो पता नहीं, लेकिन था इंतजार। अब कैसे? इसी जो ये कारण है इस बात मेरे करने का, वो ये है कि ये रात को अपने सोते हैं, जब सामान पैकिंग वगैरह सब कुछ होती है, अगले सुबह जब ये उठते हैं तो ये दोनों नोटिस करते हैं कि दोनों के बेड के पास जो टेबल होता है वहां पर एक गिलास पानी का भरा पड़ा था। वैसे तो रात को इनको पानी पीने की आदत नहीं है, लेकिन ये बड़े हैरान रहते हैं और ये अपने पिता से पूछते हैं कि पापा आपने हमारे घर जो गिलास है वहां पर पानी क्यों रखा। तो वो कहते हैं कि मैंने तो कोई पानी नहीं रखा। अब जब इनके पिता देखते हैं तो वो देखते हैं पानी पड़ा हुआ है और बड़े हैरान होते हैं इस चीज को देखकर। फिर सोचते हैं कि शायद मैं भूल गया हूँगा, और बात हो जाती आई गई। ये नोटिस करते हैं कि एक चेयर होती थी जो इनके बेड के बिल्कुल पास पड़ी होती थी। अब इसमें कोई अनयूजुअल चीज क्या? अनयूजुअल चीज यह है कि वो चेयर की पोजीशन तकरीबन हर रात को चेंज होती थी, जो किसी कॉर्नर में पड़ी हुई होती थी, इनके बेड के पास आकर पड़ी होती थी। और कई कई दिनों बाद वो जो गिलास है, वो पानी है, वो इनके टेबल के बिल्कुल पास ही पड़ा होता था। अब ये बात इनकी समझ में आती नहीं थी। पिता के साथ ये बार बार बात करने में डरते थे। धीरे धीरे इनकी बहन जो इनसे छोटी थी वो एक इल्यूजन में रहने लग पड़ी कि ये हमारी माँ है। जब हम सो रहे होते हैं तो वो चेयर जो है किसी के पास आ जाती है, वो हमारा ध्यान रखती है, ये हमारी माँ ही है जो पानी रखती है। लेकिन मैंने अपनी बहन को बिल्कुल सख्ती से मना किया हुआ था कि इस पानी को नहीं पीना। मेरी बहन मुझसे प्यार तो करती थी लेकिन डरती भी उतना ही थी। ना ही मैंने कभी पानी पिया, ना ही कभी मेरी बहन ने पानी पिया। और इस चीज को लेकर मैं काफी खुश था, लेकिन परेशान तो था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये पानी गाहे बगाहे हमारे टेबल के पास होता है। पिताजी तो ऐसा करते नहीं, और ये चेयर। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। इन दो हरकतों के अलावा कभी कुछ होता नहीं था। वो चेयर कुछ ऊंची चेयर थी,
तो मैं रात को जब सो रहा होता, देखता कि चेयर तो होती नहीं, लेकिन सुबह उठते जब उस रात के पहर में जब नींद गहरी होती है, पता ही नहीं लगता था कि चेयर कब आ जाती है। अब धीरे-धीरे समय बीता, हम बड़े हुए और हमने वो घर छोड़ दिया, क्योंकि वो घर रेंट पे था। जब वो घर छोड़ा, फिर उसके बाद हम दूसरे घर में गए। जैसे ही हम दूसरे घर में गए, तो वो हरकतें बिल्कुल से बंद हो गई। मेरी बहन काफ़ी दुखी थी, उसको लगता था कि मेरी माँ ही है, जो जिसकी आत्मा जो है वो वहाँ पर है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो वो दूसरी जगह पे भी आती। फिर जो मेरा माथा ठनका, तो फिर मैंने पता करना शुरू किया, और पता करते-करते इस घर के राज की तह तक जाते-जाते ये पता लगा कि इस घर में सुसाइड हुए हैं 3 लोगों के। एक औरत थी जिसने अपने बच्चों को पानी में ज़हर देकर मार दिया। बाद में फांसी का फंदा लेकर मर गई, और ये वही कमरा था जहाँ पर ये सोते थे। ये कहा जाता है कि इस घर में आत्मा का वास है जिसने उस औरत को अपने बच्चों को मारने के साथ-साथ खुद सुसाइड करने के लिए मजबूर किया। अब ये समझने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी महसूस कर रहे हैं कि जो वो पानी आता था, क्या उसमें ज़हर था? क्या वो जो कुर्सी है उसका बार-बार मेरे हमारे बेड के पास आना इस चीज़ का गवाही थी कि मैं ऐसे मरी थी? हाँ, ये बात तो कन्फर्म थी कि वो इनकी माँ की आत्मा नहीं थी। लेकिन जो भी वो आत्मा थी, इनको लगता है कि अगर हम वो पानी पी लेते, तो शायद आज हम भी उस कमरे में सदा-सदा के लिए वहाँ पर बंद कर रह जाते। अब इसका तो पता पानी पीने के बाद ही लगना था, और मुझे खुशी है कि आपने वो पानी नहीं पिया, ना ही आपकी बहन ने। आई होप ये किस्सा भी आपको पसंद आया होगा, और अब जल्दी से हम चलते हैं आज के कमेंट सेक्शन की ओर, और देखते हैं कि हमारे भाइयों ने क्या-क्या, व्यूअर्स ने क्या-क्या कमेंट्स किए हैं। ये रशपाल जी हैं, शायद रशपाल जी मैंने आपका एक बार नाम ले लिया है, लेकिन मुझे याद नहीं है, तो इसलिए मैं दोबारा ले रहा हूँ कि भाई मुझसे गलती ना हो जाए और नाम छोड़ जाए। रशपाल जी कह रहे हैं, लव यू पाजी फ्रॉम हरियाणा। रशपाल संधू, प्लीज पाजी नाम जरूर ले लेना नेक्स्ट वीडियो चो। तो रशपाल जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका देखने के लिए। और अब हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की ओर, और ये कह रहे हैं कि ये है सुचि वशिष्ठा 18। ये कह रहे हैं, सुनील भाई प्लीज रीड माय कमेंट एज वेल, आई एम योर रेगुलर लिसनर फ्रॉम कनाडा। हर रात आपका वीडियो सुनने बिना नींद नहीं आती, थैंक यू। सुशी वशिष्ठा जी, थैंक यू सो मच कि आप रोज कंटेंट देखती हैं, और यही मेरा सौभाग्य है कि इतनी इतनी दूर से भी व्यूज देखते हैं, और यही मेरा मोटिव भी है कि रोज कंटेंट को अपलोड करने का, कि भाई जो रोज कंटेंट सुनना चाहते हैं उनको किसी चीज़ की कमी ना रहे कंटेंट की। तो थैंक यू सो मच सुशी वशिष्ठा जी। और अब हम बढ़ते हैं एक कमेंट की ओर, जो मैंने शुरू में बात की थी कि भाई क्यों मैं कहता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए। एक तो लास्ट वीडियो में भी डिस्कस हुआ था, और एक ये एक और कारण है। ये मेरे ना रेगुलर व्यूअर हैं, मुझे पक्का विश्वास है कि भाई इन्होंने चैनल तो सब्सक्राइब किया होगा, लेकिन धक्का लगा सुन के, खुशी भी हुई। वो किस चीज़ की? ऐसा फैक्ट्स हैं जो तकरीबन हर वीडियो में तो कमेंट करते ही करते हैं, लाइक भी करते होंगे, शेयर भी करते होंगे, लेकिन सब्सक्राइब किया था, ये खुद ही बता रहे हैं। ऐसा फैक्ट्स स्टैंड बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब वाली बात बिल्कुल सही है भाई, मैं आपकी वीडियो शुरू से देख देख रहा हूँ और डेली देखता हूँ, लेकिन सब्सक्राइब मैंने कुछ दिन पहले ही किया। उसका कारण था कि मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने सब्सक्राइब किया है या नहीं। मुझे लगा था मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है शुरू से, क्योंकि आपकी वीडियो रेगुलर देखता हूँ, और कि ये भी कारण था कि मैं प्लेलिस्ट में ऐड करके वीडियो फ़ोन को साइड में रखकर सोते-सोते देखता हूँ। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था जब मैंने देखा कि कल मैंने तो अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया। मुझे बहुत बुरा फ़ील हुआ कि भाई की वीडियो डेली देखता हूँ और आप बोलते हो कि सब्सक्राइब करने को कभी-कभी। तो एक बार जो मेरी तरह रेगुलर व्यूअर हैं, ध्यान ज़रूर दे एक बार, किया जा नहीं किया करो जल्दी। तो भाई की बात के मान के भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो रेगुलर व्यूअर हैं वो भी सब्सक्राइब इतनी लेट कर रहे हैं, तो भाई फिर कहीं न कहीं कमी तो मुझ में है कि मैं कुछ किसी तरीके से आपको इस चीज़ को लेकर कन्विंस नहीं कर पा रहा कि चैनल देखने के बावजूद भी आप सब्सक्राइब कर नहीं कर रहे। तो भाई की बात को भी मानिए, और जैसा मैंने कहा था कि अ, मेरे जो रेगुलर व्यूज़ हैं वो चैनल को देखते भी हैं, लाइक भी करते होंगे, कमेंट भी करते होंगे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे।
तो ये इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है। तो प्लीज़ भाई आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे ना, वैसे ही तो चैनल की ग्रोथ बढ़ेगी, वैसे ही यूट्यूब पुश करना शुरू करेगा वीडियो को, और कि भाई एक बंदे की वीडियो को देखने के बाद उसका चैनल सब्सक्राइब किया जा रहा है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर वो यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा होता है कि भाई इसको कोई देख के सब्सक्राइब ही नहीं कर रहा, तो हम इसकी वीडियो को पुश क्यों करें। हालांकि चलो ग्रोथ तो धीरे धीरे अच्छी हो रही है, उसमें मुझे कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक जगह पर आराम से बैठ गए तो फिर जीवन तो खत्म हो जाता है। जीवन चलने का नाम है और बढ़ने का नाम है। तो इसी कारण से जो है मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भाई की बात मानिए। अब ऐसे भाई भी अगर इतनी लेट कर रहे हैं तो कितने हमारे व्यूअर्स होंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। और एक बार दोबारा से गो थ्रू कीजिए, वीडियो स्टार्ट होते ही देखिए सब्सक्राइब है कि नहीं है, नहीं है तो जल्दी से कीजिए। और एक छोटी सी और चीज़ है, मैं एक आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो स्टार्ट होते ही ना लाइक मत कीजिए, ठीक है। यूट्यूब का एल्गोरिथम दो चीजें देखता है। अगर हम वीडियो स्टार्ट होते ही, जैसे 30 सेकंड का गैप होता है, 30 सेकंड के बाद ही आप लाइक कीजिए और उसके बाद ही आप कोशिश कीजिए सब्सक्राइब करने की, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। अदरवाइज क्या होता है कि आप लाइक करते हैं लेकिन वो लाइक में काउंट नहीं होता, कम हो जाता है। दूसरा, आप सब्सक्राइब करते हैं ऑटोमेटिकली वो फिर सब्सक्राइब से होकर अनसब्सक्राइब हो जाता है। आपको लगता है कि चैनल सब्सक्राइब है लेकिन वो मेरी काउंट में कम हो जाता है। तो इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखिए। आजकल थोड़ा-सा समय की व्यस्तता के चलते बहुत कम टाइम दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ आ रही हैं। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि कई कई भाई लोगों की स्टोरीज़ थोड़ी-सी लेट हो रही हैं, तो उनके मैसेजेस भी आ रहे हैं कि भैया आपको स्टोरी भेजी, आपने तो स्टोरी बताई नहीं। तो छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा-सा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन प्लीज़ मुझे पता है जिसका मैंने लिख के मैसेज भेज दिया ना कि विल नरेट योर स्टोरी सून, तो उसका मतलब है कि वो तो होगी ही होगी। तो कुछ ऐसी स्टोरीज़ हैं जिनको मैंने कहा है कि भई ये स्टोरी थोड़ी-सी मुझे लग नहीं रही कि मतलब जस्टिफिकेशन नहीं दे रही, तो उनको वो थोड़ा-सा बुरा भी माने उनमें से 1-2। तो आपसे भई हाथ जोड़ के विनती है कि मैं बात सही झूठ की नहीं है, मतलब स्टोरी में थोड़ा-सा क्रक्स होना चाहिए ना, मज़ा होना चाहिए, सुनने का मज़ा आना चाहिए, वो नहीं हुआ। तो दैट्स व्हाई। बट आप ऐसा कर सकते हैं, जो जो व्यूअर्स की मैंने जिन्होंने सब मुझे मुझे स्टोरीज़ भेजी और मैं समहाउ नहीं कर पाया, वो ऐसी स्टोरी मुझे भेज सकते हैं जो ज़रूरी नहीं जो आपकी हो, और किस्से कहानियाँ भेज सकते हैं, और अगर मुझे लगेगा कि उसको नरेट करना चाहिए तो मैं करूँगा, ठीक है? तो आप प्लीज़ वो भी ट्राई करके देख लेना, ऐसी बात नहीं है। तो आई होप जो आज की वीडियो है, आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और अब आपसे विदा लेने का समय है। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में